गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का अध्याय 11 दाब चल रहा है। ये इस अध्याय का आज 4th लेक्चर है, अर्थात चौथा लेक्चर है। इस अध्याय में पिछले 3 लेक्चर में हमने दाब के बारे में जो सीरियल से मतलब क्रम के अनुसार पढ़ा है वो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। सबसे पहले हमने दाब की परिभाषा पढ़ा कि दाब होता क्या है। दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं। तो दबाव की परिभाषा बताई गई, और जब दबाव की परिभाषा बताई गई प्रेशर की, तो उसी से मैं आपको दाब का सूत्र क्या होता है साइंस की भाषा में वो बताया गया। तो प्रेशर को हमने ये बताया था कि P से परिभाषित करते हैं, और प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कि एकांक क्षेत्रफल पे जो लंबवत बल लगता है उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो ये हमने प्रेशर की परिभाषा बताया। उसके बाद ही हमने प्रेशर का अर्थात दाब का मात्रक बताया कि दाब का मात्रक क्या है। जो साइंस का सूत्र है प्रेशर निकालने का, उसके आधार पे हमने दाब का मात्रक बताया, तथा अन्य जो 4 प्रणालियां हैं जिनमें कि सभी राशियों के मात्रक जो है आपको बताए जा रहे हैं, और आपको ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में देखिए जो MKS पद्धति है और जो SI पद्धति है, इनके मात्रक लोगों को याद होते हैं इस प्रणाली में, क्योंकि ये प्रणाली महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अब परीक्षा का पैटर्न क्या बनना है कि अन्य प्रणालियों से भी मात्रक पूछे जा रहे हैं, तो उन चारों प्रणालियों के मात्रक भी आपको पता होने चाहिए। तो हमने दाब के मात्रक बताए थे। उसके बाद हमने क्या बताया था, दाब से संबंधित जो महत्वपूर्ण नियम थे वो बताए थे, जैसे कि बॉयल का नियम, जैसे कि चार्ल्स का नियम, जैसे कि डाल्टन का नियम, जैसे कि पास्कल का नियम। ये चार आपको दाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम थे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो बताया गया था। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि बॉयल का नियम के लिए क्या सूत्र सही है, तो उसमें दे दिया जाए कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयतन, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयतन। इसी प्रकार से कुछ और दे दे कि P/V या P/T। तो आपको जब बॉयल का नियम जो हमने लेक्चर पढ़ाया है पिछले क्लास में, जिसमें हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, अगर आपने वो देखा होगा तो आप आसानी से इन नियमों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप वो हल कर सकेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि उसके बाद ही हमने आपको ये भी बताया था कि दाब मापने के जो कुछ महत्वपूर्ण यंत्र होते हैं जिनके नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो भी हमने बताया था। तो इस तरह से हमारा दाब का जो अध्याय है पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे कि जितना भी हमने थ्योरेटिकल पार्ट, जितना भी हमने अभी तक 3 वीडियो में पढ़ा था वीडियो क्लासेस में, तो उसमें हमने जो भी नियम पढ़े, जो भी सूत्र पढ़े, उन पे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं असाइनमेंट के माध्यम से। और ये नीमी की बुक से असाइनमेंट है। ये परीक्षा में ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको मैं वही हल कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले असाइनमेंट आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है 1st नंबर का, जिसका आपको ड्राइंग दिख रहा है। इसमें दिखाया गया है आपको कि एक U आकार का ट्यूब है जिसपे एक प्रेशर को रीड करने के लिए एक यंत्र लगा हुआ है, और जो ये यंत्र है प्रेशर को 1 बार रीड कर रहा है। मतलब कि ये जो यंत्र है प्रेशर कितना माप रहा है, 1 बार के बराबर माप रहा है। तो एक बात जान लीजिए कि ये जो आप 2 U आकार की ट्यूब देख रहे हैं, तो एक जगह नली की लंबाई ज़्यादा है, एक जगह नली की लंबाई कम है। तो ये जो ऊपर जो वाटर चढ़ा है और इसमें लिक्विड कौन सा भरा है, जो नली है इसमें लिक्विड कौन सा है, पानी है, क्योंकि लिखा गया है H ऑफ वाटर, मतलब कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा ये आपको बताना है। क्योंकि प्रेशर अगर दिया जाएगा तो पानी कहाँ चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। तो इस प्रेशर के कारण कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ा है ये आपको बताना है। तो मतलब आपको H निकालना है। तो देखिएगा पेंदी पे, मतलब ये जो बॉटम है, अगर इस बॉटम पे जो प्रेशर होगा वो 1 बार के बराबर होगा, तो इस प्रेशर के कारण जो पानी की ऊंचाई होगी इस कॉलम में, इस U ट्यूब के, ये जो U आकार की नली है,
इस नली में जो पानी की ऊंचाई होगी वो रो इंटू जी इंटू एच के बराबर होगी, जहाँ पे रो क्या होगा, पानी का घनत्व, और जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और एच का मतलब ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे पानी चढ़ेगा। तो ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर के कारण इस नली में पानी की जो ऊंचाई होगी वो एच ऊंचाई, अगर मान लेते हैं कि एच ऊंचाई होगा, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, जो प्रेशर है पेंदी पे, मतलब अगर 1 बार का प्रेशर है तो ये 1 बार का प्रेशर रो इंटू जी इंटू एच के बराबर होगा। अब इसका हल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को हमने हल किया है। आसानी पूर्वक आप इसको समझिए कि प्रेशर कितना दिया गया है, 1 बार, मतलब जो पेंदी पे दबाव होगा वो कितना होगा, 1 बार के बराबर होगा। तो अगर पेंदी पे दबाव 1 बार है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये प्रेशर रो इंटू जी इंटू एच के बराबर होना चाहिए। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रेशर 1 बार दिया गया है, जिसको कि यंत्र ने, जो दाब मापी यंत्र लगा हुआ है दूसरे सिरे पे, उसने मेज़र किया है, मापा है, तो उसने बार में बताया गया है। तो सबसे पहले हमें जो प्रेशर है उसके मात्रक को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में बदलना होगा। और हमने आपको बताया था कि 1 बार बराबर 10 के घाते 5 पास्कल होता है, और 10 के घाते 5 पास्कल, 1 बार बराबर 10 के घाते 5 पास्कल होता है, और 1 बार बराबर 10 के घाते 5 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर भी होता है। इसका मतलब कि ये जो 1 बार का प्रेशर है उसको हम बोल सकते हैं कि वो 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर है। और यही प्रेशर रो इंटू जी इंटू एच के बराबर भी होगा, जो कि सूत्र होता है, हमने बताया था आपको, जब मैं आपको वीडियो क्लासेस में बताया था कि किसी द्रव के कारण गहराई एच पर जो दबाव होगा, तो अगर मान लीजिए कि ये जो यू आकार की नली है, इसमें एच ऊंचाई तक पानी भरा है, तो एच गहराई पर, मतलब कि सबसे पेंदी पे, बॉटम पे जो दबाव होगा वो किसके बराबर होगा, इस पानी के घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे पानी की ऊंचाई के बराबर। तो इसका मतलब कि जो मीटर ने, मतलब जो यंत्र ने रीड किया है वो 1 बार बता रहा है, तो ये 1 बार रो इंटू जी इंटू एच के बराबर होगा। तो पी का मतलब हमने पता ही है, 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। रो का मान हमें पता है कि पानी का जो घनत्व होता है वो 10 के घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और जी का मान हमें पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे रो आपको दिया भी था, मतलब वाटर का जो घनत्व है वो दिया भी है, 10 के घाते 3 मीटर प्रति किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको घनत्व पानी का दिया गया है, जिसको रो से प्रतिस्थापित करते हैं, तो उसका मान दिया गया था। तो प्रेशर बराबर हमने लिखा है रो इंटू जी इंटू एच, प्रेशर की जगह पे 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख दिया, और बराबर रो की जगह पे 10 के घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब होगा, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो घनत्व होता है उसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ये गलती से यहाँ पे हमने मीटर स्क्वायर लिखा है, जबकि यहाँ पे मीटर क्यूब लिखा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 10 के घाते 3 मीटर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा, और जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो रो और जी का मान, ये जो प्रेशर है उसके बटे में चला जाएगा, अर्थात 10 के घाते 5 बटे में एच का मान निकालने के लिए एच बराबर किसके हो जाएगा, 10 के घाते 5 गुणे 10 के बटे में 10 के घाते 3 गुणे 9.81। तो इसको सिंपल करेंगे, मतलब हल करेंगे, तो 10 के घाते 3 से 10 के घाते 5 कैंसिल होकर के ऊपर में केवल 10 के घाते 2 बचेगा, क्योंकि नीचे भी 3 घात ऊपर 5 घात, तो ऊपर का 5 घात में से 3 घात कम हो जाएगा, तो 2 घात बचेगा। तो 10 के घाते 2 घात का मतलब क्या होता है, 100। 2 घात का मतलब 10 गुणे 10, तो 100 हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, केवल 9.81। तो 100 में अगर 9.81 का भाग देंगे तो 10.19 मीटर आएगा। तो ऊंचाई पता चल गई हमें कि जो प्रेशर है उसके कारण जो ऊंचाई होगा, कितनी ऊंचाई तक पानी होगा, 10.19 मीटर। तो ये आपका प्रश्न हल हो गया है। तो आपका पहला असाइनमेंट, जिसके ड्राइंग मैं आपको दिखा रहा था, असाइनमेंट बी दिखाई दे रहा है, वो हल हो गया। अब आते हैं दूसरा असाइनमेंट, क्वेश्चन संख्या 2 को हल करते हैं। तो इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन संख्या 2 बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है, और आपको देखिए एक जैसे अगर 2-3 प्रश्न मिल जाते हैं
तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए कि उनको अभ्यास कर लेना चाहिए। तो आपको एक जैसे 2 प्रश्न मिल गए, तो अगर मान लीजिए आपको थोड़ा भी बहुत समझ में आ गया तो उस तरह का तीसरा प्रश्न आप हल करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न बिल्कुल पहले प्रश्न जैसा ही है, बशर्ते कि आपको जो लिक्विड, पहले प्रश्न में जो लिक्विड था, जो द्रव था, वो वाटर था अर्थात पानी था, और दूसरे वाले क्वेश्चन में मरकरी है। बाकी सेम फार्मूला लगेगा। तो इस बार आपको जो प्रेशर का मीटर है, जो यंत्र है, वो एक बार प्रेशर इस बार भी बता रहा है, एयर प्रेशर एक बार है, और रो जो मतलब इस नली में जो द्रव रखा गया है उसका घनत्व 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दिया गया है। जी का मान भी इसमें दे दिया गया है 9.81 मीटर प्रति स्क्वायर। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये जो प्रेशर रीड कर रहा है मीटर, इस प्रेशर के कारण, ये प्रेशर चूँकि पेंदी पे होगा, तो इस प्रेशर के कारण कितने ऊंचाई तक मरकरी चढ़ेगा दूसरे साइड में जो आपको दिया गया है। तो एच ऑफ मरकरी, मतलब मरकरी की ऊंचाई पूछा जा रहा है कि कितने ऊंचाई तक इस नलिका में मरकरी होगा। तो इसका मतलब कि अगर बॉटम पे, इस ट्यूब में, इस नलिका में अगर बॉटम पे, आधार पे दबाव 1 बार के बराबर है, तो ये दबाव किसके बराबर होगा? रो इंटू जी इंटू एच के बराबर होगा, क्योंकि इसी दबाव के कारण ही मरकरी ऊपर चढ़ा होगा। तो रो इंटू जी इंटू एच, तो प्रेशर 1 बार बराबर हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच। इस प्रश्न को भी, दूसरे वाले प्रश्न को मैं आपका हल दिखा रहा हूँ। इसका दूसरे वाले क्वेश्चन का हल देखिए। चूँकि प्रेशर बराबर 1 बार दिया गया है, रो 13.6 × 10⁻³ दिया गया है, तो इस बार जो प्रेशर है 1 बार का, वो किसके बराबर होगा? रो इंटू जी इंटू एच वाले। ये सूत्र आपको बताया गया था कि किसी नलिका में अगर एच गहराई तक द्रव भरा है, तो उस एच गहराई के द्रव के कारण जो बॉटम पे दबाव होगा वो किसके बराबर होगा? रो इंटू जी इंटू एच के बराबर होगा। अब चूंकि इसमें क्या किया गया है कि मीटर के द्वारा बॉटम का प्रेशर माप लिया गया है, तो जब बॉटम का प्रेशर माप लिया गया है वो 1 बार बता रहा है, तो ये किसके बराबर होगा? रो इंटू जी इंटू एच के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इसी वाले सूत्र से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब चूंकि प्रेशर दिया है तो प्रेशर के जगह पे दबाव का मान रख देंगे, रो का मान दिया गया है, जी का मान दिया गया है, एच का मान निकल आएगा। सिंपल सी बात है, इसी को आपको करके देखना है। तो दूसरे क्वेश्चन का हल देखिएगा आप जरा। फिर वही फार्मूला लगाया है, प्रेशर बराबर रो इंटू जी इंटू एच के सूत्र से। प्रेशर कितना दिया गया है? 1 बार, और ये बराबर होगा किसने के? 13.6 × 10⁻³ जो कि घनत्व है किसका? मरकरी का। 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। मात्रक हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, लेकिन आपको लिखना चाहिए जिससे कि आपका समझ जो है पूरा सही होगा। गुणे 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है, गुणे एच। हमें एच निकालना ही है, हाइट मरकरी कितने ऊंचाई तक होगा नलिका में वो निकालना ही है। तो एच का मान यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 1 बार बटे में 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब गुणे 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एच का मान, अब ये जो 1 बार है उसको हम सबसे पहले न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। अब बदल क्यों रहे हैं ये सबसे पहले आप जानिए। बदल इसलिए रहे हैं कि जब हम एच का मान निकाल रहे हैं तो जितनी भी राशियां हैं उनके मात्रक हम एसआई पद्धति में ले रहे हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 1 बार का जो प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, ये अलग मात्रक है। आपको इसको किस में रखना होगा? एसआई मात्रक में। तो दबाव का जो मात्रक होता है, बार में भी इसको नापा जाता है, पास्कल में भी नापा जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में भी नापा जाता है। तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक पास्कल ही होता है, लेकिन हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर ही होता है। तो 1 बार, चूँकि 1 बार हमें पता होना चाहिए कि हम पिछली वीडियो क्लास में बताए थे कि 1 बार 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 बार के जगह पे हमने रख दिया 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बटे में मरकरी का घनत्व 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर गुणे गुरुत्वीय त्वरण 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो एच का मान कितना आ जाएगा? 10⁵ बटे में 10⁵3 गुणे 13.6 गुणे 9.8। तो ऊपर का 10⁵5 है, नीचे 10⁵2 है, तो 3 घात ऊपर वाले 5 घात में से कम हो जाएगा, तो केवल 2 घात बचेगा।
तो 10 के घाते 2 और 3.6 में 9.8 का गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 133.416। तो 10 के घाते 2 को हम क्या बोलते हैं 100, तो 100 बटे में 133.416 हो गया, और 100 में 133.416 का भाग देंगे तो h जो आएगा आपका 0.749 मीटर में आ जाएगा। तो h का मान जो मरकरी की ऊंचाई होगी नलिका में मतलब ट्यूब में वो कितने मीटर तक होगी, 0.749 मीटर तक होगी। तो ये आपका सेकंड प्रश्न भी हल हो गया। अब आते हैं आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन हल कराते हैं। तीसरा असाइनमेंट का जो तीसरा प्रश्न है इसको आप देखिएगा, और हमें लगता है कि आपको ये प्रश्न समझ में आने चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, और आपने दबाव का चैप्टर पढ़ लिया है तो आप अपने अंदर ये क्षमता लाइए कि कोई भी अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो अगर चैप्टर पढ़ लिया तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हल हो जाने चाहिए। और देखिए रेलवे की जो लोको पायलट की परीक्षा है, अगर उसमें जनरल साइंस पूछा जाता है तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल पे आधारित। अब थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम पूछा जाता है, न्यूमेरिकल ठीक ठाक पूछ लिया जाता है। अब तीसरा जो प्रश्न है कि एयर प्रेशर मतलब वायु का दाब कितना है, 1 बार है। फोर्स मतलब बल पूछा जा रहा है कितना होगा अगर क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे 1 बार का दबाव लगाया जाए, 1 बार का दबाव है तो फोर्स कितना लग रहा होगा ये पूछा जा रहा है। इसी में दूसरा पार्ट ये पूछा जा रहा है कि अगर दबाव 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे 1 बार का दबाव है तो फोर्स कितना लगा होगा। तो याद करिए दबाव चैप्टर का पहला वीडियो लेक्चर जिसमें आपको दबाव निकालने का विज्ञान की भाषा में सूत्र बताया गया था कि प्रेशर अर्थात दबाव बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। तो इसमें आपको प्रेशर का मान दे दिया गया है कि प्रेशर 1 बार है। तो सबसे पहले इस प्रेशर जो 1 बार है इसको हम एसआई पद्धति में बदल लेते हैं। तो 1 बार 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। और जो आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा होगा अगर उस पर दबाव 1 बार का है, तो सबसे पहले जो क्षेत्रफल दिया गया है उसको भी हमें मीटर स्क्वायर में बदलना होगा, क्योंकि एसआई पद्धति में जो क्षेत्रफल का मात्रक होगा वो मीटर होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 1 बटा में 1000 हो जाएगा। 1 बटा में 1000 नहीं 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 बटे में 100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर। तो दोनों को बदलेंगे तो 1 बटा में 10,000 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो 1 बटा में 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो अब इस प्रश्न का मैं आपको हल दिखाता हूँ कि कैसे ये हल किया गया है। तो देखिए एयर प्रेशर तीसरे नंबर का जो प्रश्न पूछा गया उसके लिए देखिए दबाव कितना दिया गया है 1 बार, और फोर्स पूछा जा रहा है ये जो दबाव है 1 बार का वो किस क्षेत्रफल पे लग रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे लग रहा है। तो फोर्स पूछा जा रहा है और फोर्स का मात्रक मतलब बल का मात्रक न्यूटन ही होता है। तो इस वाले प्रश्न को हल करते हैं, जबकि इसमें दूसरा भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि फोर्स F2 कितना होगा जब क्षेत्रफल आपका 1 मीटर स्क्वायर का हो और दबाव आपका वही 1 बार का ही लगे। तो देखिए पहले वाले को कैसे को हल करेंगे। तो हमारा सूत्र क्या होता है P बराबर F बटे में, तो आपको P का मान दिया ही है, A का मान दिया ही है, तो F निकल आएगा क्योंकि इसका तिर्यक गुणा P में हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल का गुणा अगर आप दबाव में कर देंगे तो सीधे सीधे बल का मान आ जाएगा। हमें एरिया पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम बदलेंगे तो 1 बटा में 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 10 के घाते -4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे बल पूछा जा रहा है, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे दबाव कितना है 1 बार है। तो हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को एसआई पद्धति में बदल लिया, जिसका मान कितना आया है 10 के घाते -4 मीटर स्क्वायर। तो अब इस क्षेत्रफल पे 10 के घाते -4 के मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे जो दबाव लग रहा है वो 1 बार लग रहा है। 1 बार का मतलब 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लग रहा है। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे P बटे में, P बराबर F बटे में। तो P के जगह पे क्या रख देंगे 1 बार, जो कि 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हमने रख दिया 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर F1। हमें बल का मान निकालना ही है और क्षेत्रफल कितना है 10 के घाते -4 मीटर स्क्वायर। अब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका फोर्स का मान निकल आएगा
F1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर गुणे 10 के घाते -4 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर ऊपर और ये मीटर स्क्वायर नीचे कैंसिल हो जाएगा। और चूंकि ये 10 के घाते 5 है और 10 के घाते -4 है, तो ये दोनों अगर हल होगा तो क्या बन जाएगा, केवल 10 के घाते 1 बचेगा, जिसको हम 10 ही लिखेंगे। मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे अगर एक बार का दबाव होगा तो जो उस पर बल लग रहा होगा वो कितना होगा, 10 न्यूटन का बल होगा। तो उत्तर आ गया इस वाले प्रश्न का, पहले पार्ट का आ गया उत्तर। अब सेकेंड पार्ट जो कि पूछा जा रहा था कि इतना ही दबाव अगर अन्य क्षेत्रफल, मतलब दूसरा क्षेत्रफल क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, इस पर लगे तब आपका बल कितना होना चाहिए। तो फिर आपका वही सूत्र लगाएंगे, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो इस बार प्रेशर आपका एक बार का ही है जो प्रेशर पहले वाले केस में था, लेकिन क्षेत्रफल बदल गया है, 1 मीटर स्क्वायर का है, तो बल पूछा जा रहा है। तो प्रेशर की जगह पे एक बार को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होगा फोर्स बटे में एरिया। तो एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, तो इसका तरीके गुणा हो जाएगा इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, F2 बराबर 10 के घाते 5 न्यूटन। तो ये आपका प्रश्न हल हो गया। दोनों का उत्तर क्या आया है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर एक बार का दबाव लग रहा है तो उस पर जो बल लग रहा होगा वो 10 न्यूटन का होगा। और अगर 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे यही दबाव लग रहा है तो उसमें जो आपका बल होगा वो 10 के घाते 5 न्यूटन के बराबर होगा। तो आपने देखा कि ये तीनों प्रश्न कितने आसानी से हुए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए असाइनमेंट में आज के लिए बस इतना ही। और जो भी आपको ना समझ में आया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।